जैसा, पर शायद सपनों में मैं उड़ना चाहूं जैसा, पर शायद सपनों में। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। साहित्य से जुड़ी ये बात वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का सबब रही है। चांद पर पहुंचना मनुष्य की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इस उपलब्धि ने किस तरह से खुद को अपडेट किया है, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की शुरुआत आज इसी बात से। नमस्कार, आज के अंक में मैं हूं आपके साथ संदीप भट्ट। 1959 में आज ही के दिन यानी 7 अक्टूबर को अंतरिक्ष यान लूना 3 ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से की पहली तस्वीर ली। रेडियो नियंत्रित लूना 3 सोवियत संघ के सफल चंद्र कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसने 1959 से 1970 के बीच ये मिशन पूरा किया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चंद्रमा पर मनुष्य को भी पहुंचाने में सफल रहा। लूना 3 अंतरिक्ष यान डुअल लेंस वाले 35 mm के कैमरे से सुसज्जित था। जब ये यान चंद्रमा की सतह से 40,000 मील की दूरी से गुजरा तो इस पर लगे अत्याधुनिक यंत्रों ने उस जगह की पहचान कर स्वतः ही तस्वीरें ली जो सूरज की रोशनी से बहुत दूर थी, जिस पर घना अंधेरा था। अपनी 40 मिनट की अवधि के दौरान लूना 3 ने चंद्रमा के 70% हिस्सों की 29 तस्वीरें ली। यान पर ही मौजूद फिल्म प्रोसेसिंग यूनिट ने इन तस्वीरों को विकसित किया, जिसमें से 17 तस्वीरें सफलतापूर्वक स्कैन की गई। 22 अक्टूबर 1960 को लूना 3 का पृथ्वी से संपर्क टूट गया। इस तरह पहली बार सोवियत संघ के लूना 3 ने चांद के उस अंधेरे हिस्से की तस्वीर ली जो पृथ्वी की सतह से दिखाई नहीं देती। इसके बाद 1968 में अपोलो 8 मिशन चंद्रमा के तहत पहली बार अंतरिक्ष की कक्षा से मानव ने चंद्रमा की सतह पर बीहड़ इलाके और बड़े बड़े गड्ढों का प्रभाव देखा। जब तक मनुष्य ने चंद्रमा के आसपास अंतरिक्ष यान नहीं भेजा था, तब तक इस क्षेत्र को कभी किसी ने नहीं देखा था। ज्यादातर समय चंद्रमा 2 हिस्सों में दिखाई देता है। एक तो वो भाग जिसे हम और आप अर्धचंद्राकार के रूप में देखते हैं, और दूसरा वो अहम हिस्सा है जिस पर अंधेरा छाया रहता है। इस अंधेरे हिस्से को लेकर हमारे मन में कई तरह की कहानियां सामने आती हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सैद्धांतिक रूप से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूम रहा है। लेकिन दोनों की गति का एक दूसरे से भिन्न होना चंद्रमा पर फैले अंधेरे का एक कारण है। लाखों साल पहले चंद्रमा अब की तुलना में कई गुना तेज अपनी धुरी पर घूमता था। पृथ्वी से पड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से इसकी गति धीमी हुई है, जो चंद्रमा के अंधेरे पक्ष का कारण बनी। अब बात आधुनिक भौतिकी में अग्रणी वैज्ञानिक नील्स बोर की, जिन्हें क्वांटम थ्योरी और परमाणु संरचना अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1885 में कोपेनहेगन में एक शिक्षित परिवार में जन्मे नील्स बोर को बचपन से ही भौतिकी के विषय में रुचि थी। इस विषय से खास लगाव की वजह से इन्होंने 1911 में कोपेनहेगन में स्थित विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली और आगे इन्होंने भौतिकी विज्ञान में डॉक्टर की उपाधि हासिल की। अपनी डॉक्टरेट थीसिस के लिए शोध करते हुए धातुओं के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पर ऊर्जा के छोटे छोटे कणों का क्वांटा के रूप में वर्णन किया। इनके प्रमुख शोध थे परमाणु मॉडल। आधुनिक भौतिकी के लिए नील्स का सबसे बड़ा योगदान परमाणु मॉडल के रूप में था, जिसमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिकीय के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक तत्व के गुणों को निर्धारित करती है। You would not allow the electrons to move in any orbit about the nucleus, as you could according to classical theory, but only to occupy certain very well-defined orbits about the nucleus. There would be an orbit here, an orbit here, an orbit here, but there would not exist orbits between these. क्वांटम थ्योरी। अब बात नील्स की क्वांटम थ्योरी की। नील्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन को 2 तरह से देखा जा सकता है, पहला कण के रूप में या फिर लहर के रूप में।
लेकिन दोनों रूपों को एक ही समय में नहीं देखा जा सकता है। नील्स ने इस अवधारणा का उल्लेख 1933 से 1962 के बीच अपने कई निबंधों में किया। Although his ideas tend to be misunderstood at times, he's an icon, I think, of this century in Denmark, perhaps the most well-known Dane within Denmark. Bohr was not just a father figure to me personally, which he was, but he was a father figure to a generation of physicists. His institute was the mecca, the most important center of physics in the 1920s and 1930s. क्वांटम यांत्रिकी के अध्ययन के लिए नील्स का योगदान हमेशा के लिए कोपनहेगन विश्वविद्यालय के सैद्धांतिक भौतिकी संस्थान में मेमोरियलाइज्ड है। 1920 से 1962 में अपनी मृत्यु तक वो इस इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष रहे। इनके सम्मान में इस इंस्टीट्यूट का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया। अपनी जीवन यात्रा में इन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन की आलोचना का सामना करना पड़ा। आज इनकी जयंती पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड इन्हें करता है सलाम। बेगम अख्तर मल्लिका एक गजल, जिनका जन्म 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक धनी परिवार में हुआ। बेहद लाड़ प्यार में पली बेगम अख्तर को बचपन के दिनों में संगीत से कोई लगाव नहीं था, लेकिन उनके चाचा को न जाने क्यों ऐसा लगा कि आगे चलकर वो एक बहुत बड़ी गायिका बनेंगी। अपने दिल की आवाज सुनकर ही इन्होंने बेगम अख्तर को उस्ताद इमदाद खान और अता मोहम्मद खान से बारी बारी संगीत की शिक्षा दिलाई। अभी कुछ ही समय हुआ था कि बेगम अख्तर अपनी माँ के साथ कोलकाता चली आई। फिर क्या था, कोलकाता की जमीन इतिहास बनता देख रही थी। यहाँ पहुंचकर ये मोहम्मद खान, अब्दुल वहीद खान और उस्ताद झंडे खान जैसे दिग्गज शास्त्रीय गायकों की शिष्या बनी। जब हमारी गालियां हम सड़क पे ले गई, वहीं हमने उस्ताद मोहम्मद खान से गाना सीखना शुरू किया। हमारे उस्ताद अता मोहम्मद खान पंजाबी हैं और पटियाले के रहने वाले, वो हमें ख्याल सिखाते थे और हमें सिवाय टूंडे और गजल के कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। खैर इस जगह में जीत हमारी हुई। श्रीमती सरोजनी नायडू के एक संगीत कार्यक्रम के दौरान 15 वर्ष की तरुणी अवस्था में अपनी गायकी की पहली सार्वजनिक परफॉर्मेंस इस तरह से दी कि वहां मौजूद श्रोताओं के साथ श्रीमती सरोजनी नायडू भी मंत्रमुग्ध हो गईं। इसके बाद इनकी गाई गजल दादरा ठुमरी ने वो सुर साधा जिसे संगीत को जीने वाले आज भी गुनगुनाते हैं। इसके बाद उनके करियर को तब एक नया आयाम मिला जब इन्होंने 1930 के दशक में हिंदी फिल्मों में अभिनय की शुरुआत की। उस समय सिनेमा में इस बात का चलन था कि जो अभिनेता होते थे उन्हें ही अपनी फिल्म में गाना भी गाना पड़ता था। बेगम अख्तर ने इस रोल को भी बखूबी अदा किया।
कोलकाता की ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1933 में एक दिन का बादशाह और नल दमयंती के लिए इनसे संपर्क किया। आगे के वर्षों में इन्होंने फिल्मों में अभिनय की डोर थामे रखी और 1934 में अमीना, मुमताज बेगम, 1935 में जवानी का नशा और नसीब का चक्कर जैसी फिल्में की। निर्माता निर्देशक महबूब खान ने फिल्म रोटी में अभिनय के लिए इन्हें साइन किया। सिनेमा घरों में इस फिल्म का प्रदर्शन 1942 में हुआ। अभिनय के साथ साथ इस फिल्म में इन्होंने कुछ गजलें भी गाईं। इसके बाद बेगम अख्तर मुंबई से लखनऊ लौट आईं। 1945 में उन्होंने बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से निकाह कर लिया। निकाह के बाद उनके शौहर नहीं चाहते थे कि बेगम अख्तर फिल्मों में काम करें। इसी वजह से वो लगभग 5 साल तक सिनेमा से दूर रहीं। लेकिन संगीत की चाहत ने उन्हें एक बार फिर गायकी की दुनिया में लौटने को विवश कर दिया। 1949 में लखनऊ के रेडियो स्टेशन पर अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करते हुए इन्होंने गजल और ठुमरी की ऐसी अनंत तान छेड़ी जो कि आज भी उनकी यादों की कस्तूरी को महकाए हुए है। तभी शायद इनकी रिकॉर्डिंग के समय बेगम अख्तर की आंखों से आंसू छलक आए। आइए आगे बढ़ते हैं उनकी फिल्मी जीवन से जुड़ी कुछ और बातों के साथ। संगीत निर्देशक मदन मोहन के निर्देशन में उन्होंने जिन 2 फिल्मों में गाने गाए हैं उनमें 1953 की दान पानी, ए इश्क मुझे और कुछ याद नहीं, 1954 में एहसान, हमें दिल में बसा भी ले, बतौर शास्त्रीय गायिका सत्यजीत रे की 1958 की फिल्म जलसा घर इनकी आखिरी फिल्म रही। बेगम अख्तर थिएटर से भी जुड़ी रहीं, लेकिन ये सफर उन्हें इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि इसकी वजह से उनकी आवाज में बदलाव हो रहा था। बेगम अख्तर आज गजल गायकी में पर्याय बन चुकी हैं। उनकी विशिष्ट गायन शैली उनकी पहचान है। ठुमरी और गजल का गाना ऐसा आसान नहीं है जैसा उम्मन समझ लिया जाता है। खास तौर से गजल, हमारी मौसीकी में गजल का एक अपना ही मकाम है। इसकी अदायगी में कई पहलुओं को मद्देनजर रखना पड़ता है। गजल शायर के दिल की आवाज है, हुस्न इश्क का एक खूबसूरत मुरब्बा है। अगर कोई गजल गाने वाला अपनी अदायगी से इस हुस्न इश्क के पैगाम को सामईन के दिल तक पहुंचाने में कामयाब है, तब और सिर्फ तभी उसे गजल गाने का हक मिलता है।
उनकी आवाज समय के साथ और समृद्ध होती गई। तकरीबन 400 गानों में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली बेगम अख्तर अहमदाबाद में आयोजित अपने आखिरी कॉन्सर्ट में जैसे ही गाने के लिए आई तो इस बार उनकी आवाज में बदलाव साफ नजर आया। इस घटना से उनके हृदय को बहुत बड़ा धक्का लगा। यही कुंठा उन्हें जीवन की आखिरी शैया तक ले गई और 30 अक्टूबर 1974 को उनकी रूह ने उनके शरीर का साथ छोड़ दिया। दोस्तों, गजल जब भी गुनगुनाएगी बेगम अख्तर की समृद्ध आवाज के बिना सूनी रह जाएगी। आपको बताना चाहूंगा कि इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज 7 अक्टूबर यानी इनकी जयंती के अवसर पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम हर्षित होते हुए इनका धन्यवाद करती है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वही यानी वादा, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो के न याद हो, वही यानी वादा। अब बात उस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी की जिनकी आज जयंती है। हम बात कर रहे हैं बालीराम भगत की। 7 अक्टूबर 1922 को बिहार के पटना में जन्मे बालीराम भगत। पटना के विश्वविद्यालय से ही इन्होंने स्नातक और अर्थशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। बालीराम भगत के हृदय में देशभक्ति और राजनीति का जुनून छात्र जीवन के दौरान देखने में आया। इसी वजह से वो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। बालीराम भगत 1939 में मात्र 17 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और विदेशी शासन से देश को मुक्त करने के लिए पार्टी के कई संघर्षों में शामिल हुए। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और 2 साल तक भूमिगत रहे। इन्होंने 1944 में अखिल भारतीय विद्यार्थी कांग्रेस की नींव रखी। साथ ही 1946 से 47 तक बिहार छात्र कांग्रेस के महासचिव भी रहे। 1950 में इनके सहयोग से राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत हुई। बचपन से ही राजनीति में गहरी रुचि और मातृभूमि की सेवा भावना लगातार इन्हें उत्साहित किया करती थी। इस दौरान इन्होंने कई सक्रिय चर्चाओं में भी भाग लिया और एक योग्य सांसद के रूप में खुद को स्थापित किया। अंतरिम संसद से पहली बार लोकसभा के लिए और फिर लगातार दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं लोकसभा को बालीराम भगत के संसदीय अनुभव का लंबा साथ मिला। एक योग्य सांसद और सशक्त वक्ता होने के नाते सदन की कार्यवाही में इन्होंने भारी योगदान किए और एक मंत्री के रूप में नई सोच, नए विकल्प पर विचार विमर्श के लिए ये हमेशा तैयार रहते थे। 5 जनवरी 1976 को डॉक्टर जीएस ढिल्लों के बाद उन्हें 5वीं लोकसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया। बालीराम भगत ने उन विषम परिस्थितियों का सामना किया जब भारत आपातकाल से गुजर रहा था। अपने संसदीय करियर के दौरान इन्होंने 1951 से कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व करने की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में इनकी सक्रिय भूमिका 1964 और 1965 की एशियाई विकास बैंक की तैयारी में देखने को मिलती है। बालीराम भगत की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में ये भूमिका 1966 में भी जारी रही, जब इन्हें टोक्यो के एशियाई विकास बैंक के उद्घाटन सत्र में बतौर गवर्नर शामिल होने का आमंत्रण मिला। साथ ही साथ 1968 और 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया। बहुआयामी प्रतिभा के धनी बालीराम भगत एक जाने माने पत्रकार और लेखक भी थे।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने राष्ट्रदूत पत्रिका के साथ साथ और कई चर्चित पत्रिकाएं प्रकाशित करवाईं। दोस्तों, 2 जनवरी 2011 को बालीराम भगत इस दुनिया से विदा हुए। बालीराम भगत की इन प्रतिभाओं के अलावा उनके जीवन का घरेलू पक्ष भी था, जिसमें वो बेहद सरल, उदार, ईमानदार और दृढ़ विचारों के व्यक्ति थे। उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए उनकी जयंती के अवसर पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड बालीराम भगत का आभार व्यक्त करता है। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तू किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब बात दक्षिण अफ्रीका के उस व्यक्ति की जिनका सारा जीवन समाज में फैले रंग भेद और हिंसा जैसी कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए बीता। उनके इस सराहनीय योगदान के लिए 1984 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1990 के दशक में टीआरसी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इन्होंने हिंसा और रंग भेद के विरोध में अभियान चलाया। हम बात कर रहे हैं आज ही के दिन 7 अक्टूबर 1931 को क्लर्क्सडॉर्फ में जन्मे डेसमंड टूटू की। इनके पिता क्लर्क्सडॉर्फ के पश्चिमी प्रांत के एक छोटे से शहर के हाई स्कूल में प्रधानाचार्य थे। टूटू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मिशनरी स्कूल से पाई। इनकी माँ एक गृहिणी थी। ये तीनों बहनों में एक लौते भाई थे। टूटू जब 8 साल के हुए तो इनके पिता का तबादला वेंटर्सडॉर्फ के एक स्कूल में हुआ। टूटू को यहाँ पढ़ने के लिए भारतीय बच्चों का साथ मिला। ये ऐसा समय रहा जब भारतीयों के साथ इन्हें भी रंग भेद का सामना करना पड़ा। 1985 में इन्होंने अध्ययन के लिए ओल्ड वेस्टर्न नेटिव टाउनशिप के सरकारी माध्यमिक स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन तपेदिक की वजह से उन्हें लगभग 1 साल तक अस्पताल में रहना पड़ा। यहाँ उनकी दोस्ती चर्च के पादरी ट्रेवोर हडल्स्टन से हुई, जो इनके पढ़ने के लिए पुस्तकें लाया करते थे। बाद में टूटू भी हडल्स्टन की तरह ही चर्च में सर्वर बन गए। अपने गिरते स्वास्थ्य के बाद भी उन्होंने 1950 में 10वीं की परीक्षा को पास किया। 1954 में उन्होंने अध्यापक बनने के लिए उबुंटू सामान्य कॉलेज से शिक्षण का डिप्लोमा पूरा किया। 1955 में दक्षिण अफ्रीका की UNISA विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 2 जुलाई 1955 को इनका विवाह हुआ। अगस्त 1971 में डॉक्टर वॉल्टर के कहने पर इन्हें दक्षिण अफ्रीका के निर्देशक उलेमाओ शिक्षा कोष के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया। 1960 में इन्होंने विकासशील देशों में धार्मिक शिक्षा के सुधार के लिए काम करना शुरू किया। Segregation was a key aspect of our lives. You knew, I mean, that there were some who were in and the others were out. You had these separate exits. But then you went on to the same street and you breathed the same air, and it was crazy. But a lot of it was. विदेशों में अपनी यात्रा के दौरान टूटू बड़ी गंभीरता से रंग भेदी, प्रवासी श्रम प्रणाली और अन्य सामाजिक तथा राजनीतिक बुराइयों का विरोध किया करते थे। 6 मई 1976 में इन्होंने खत के जरिए प्रधानमंत्री जॉन वर्स्टर का रंग भेद जैसी व्यवहारिक समस्या को समाप्त करने के साथ साथ जात पात जैसी ऊंच नीच की बातों पर भी ध्यान खींचा। इनके आंदोलनों की वजह से सरकार ने इन पर अशांति भड़काने का आरोप लगाया, जिसे इन्होंने SACC की कोर्ट में चुनौती दी। सरकार ने जांच के लिए इलॉफ कमीशन का गठन किया, लेकिन कमीशन ने सबूतों के अभाव में इन पर लगे सारे आरोप खारिज कर दिए और इस तरह से इन्होंने आगे भी रंग भेद के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखा। समाज से इन कुरीतियों को उखाड़ फेंकने में डेसमंड टूटू के इस महान योगदान को बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड सलाम करता है, साथ ही इनका हार्दिक धन्यवाद भी। अब दोस्तों,
अनुमति दीजिए अपने दोस्त संदीप भट्ट को इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,